वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बता रही हूँ। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सॉल्व करने के लिए सेम वही आप सेंटेंस फिलर के रूल्स को ध्यान रखें कि सेंटेंस फिलर्स कैसे सॉल्व होता है, उसी तरीके से आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को सॉल्व करेंगे। और अगर दोनों में कंपैरिजन में करूँ सेंटेंस फिलर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, तो कोई फ़र्क नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन ब्लैंक होता है हमारा फिलर्स के अंदर, वो इधर ब्लैंक ना होके उसके नीचे आपको अंडरलाइन किया होगा कि आप इस स्टेटमेंट या वर्ड या फिर आपको ग्रामर का कोई रूल या प्रीपोजिशन जो है इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। और फोर्थ जो ऑप्शन होता है उसके अंदर आपको नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यानी कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और सेंटेंस फिलर कहीं हद तक सेम ही होते हैं और सेम वही ग्रामर के रूल्स और वोकैब आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होती है। चलिए तो हम अभी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को। तो चलिए मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जैसे कि a little rice was found। देखिए ये ब्लैंक नहीं दिया गया, इसके अंदर सिर्फ अंडरलाइन दिया हुआ है कि आपको ये वाला जो पार्ट है उसको इम्प्रूव करना है। हो सकता है आपको कि ये पोर्शन जो है सही भी मिले या फिर आपको ये रॉन्ग है। तो तीन ऑप्शंस जो हैं उसमें से आपको जो भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन लगता है वो आप फिल करें, या फोर्थ ऑप्शन जो रहेगा नो इम्प्रूवमेंट का आप वो फिल करें इसके अंदर, यानी ये इस वाले पोर्शन को रिप्लेस करें। तो हमारा जैसे कि पहला सेंटेंस है अ लिटिल राइस वॉज फाउंड इन द पोट after all the guests had eaten। हमारा पहला जो सेंटेंस है a little rice was found in the pot after all the guests had eaten, यानी कि सारे के सारे जो गेस्ट थे उन्होंने जब खाना खा लिया तब जो बात करें चावल यानी कि राइस के, वो थोड़े बहुत बचे थे। ये हमारा यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, बचे हुए थे या फिर पाए गए थे। तो हमारा पहला ऑप्शन जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए दिया गया है वो है स्टोर्ड। बी ऑप्शन है हमारा रिमेन। और सी ऑप्शन जो है वॉज कुक्ड। और डी ऑप्शन, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे और चौथा जो ऑप्शन होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट का। आपको नो इम्प्रूवमेंट दिया होगा चौथा ऑप्शन। तो अभी आपको इस सेंटेंस में बताना है कि ये जो पोर्शन है उसको इन तीन ऑप्शन में से कौन सा पोर्शन सब्स्टिट्यूट करेगा या फिर हमारा नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो देखिएगा, पहले वापस से हम सेंटेंस देख लेते हैं। अ लिटिल राइस वॉज फाउंड इन द पोट आफ्टर ऑल द गेस्ट हैड ईटन। और इस सेंटेंस में भी आप बात करें तो आफ्टर बिफोर का भी रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पर जो गेस्ट हैं उन्होंने पहले खाना खाया था, उस एक्शन को हमने किस में बनाया हुआ है, पास्ट परफेक्ट में, और ये सिंपल पास्ट के अंदर एक्शन आया है। आफ्टर का रूल यही कहता है आफ्टर के जस्ट बाद आपको पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से पहले अगर कोई एक्शन हुआ है तो वो एक्शन हमेशा सिंपल पास्ट के अंदर आता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। अब मैं बात करूं कि वॉज फाउंड क्या यहाँ पर आ सकता है, तो वॉज फाउंड का तो मतलब हो गया कि चावल वहाँ पर पाए गए।
जबकि चावल तो वहाँ पाए नहीं गए। बनाने से पहले अगर मैं बात करूँ तो फाउंड आ सकता था, लेकिन यहाँ पर चावल बन गए उसके बाद, यानी कि गेस्ट जो थे उन्होंने खा लिए। तो खाने के बाद हम जैसे कहते हैं ना कि घर में क्या कितना खाना बच गया है, तो इस कंडीशन में बचने का हम सेंस देते हैं। तो स्टोर की बात करूँ तो स्टोर तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ, रिमेन, जिसका मतलब बचा हुआ या बचे हुए, तो ये ऑप्शन हो सकता है। हम एक बार इसको देखते हैं, क्या वॉज कुक्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर खाने की बात हो रही है। तो खाना जो है बनाने से पहले कैसे खाया गया होगा? नहीं, पहले बनाया गया फिर खाया गया। तो एक्शन का, जैसे मैंने कहा कि टेंस का रूल भी यहाँ फॉलो हो रहा है, तो वॉज कुक्ड भी नहीं आ सकता। अब यहाँ पर डी की बात करूँ, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि फाउंड जो वर्ड है वो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट नहीं सूट हो रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन भी डिडक्ट हो जाएगा, या हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो आंसर बचेगा दैट विल बी बी, रिमेन्ड। अब सही सेंटेंस वापस से देख लेते हैं। A little rice remained in the pot after all the guests had eaten। जब सारे मेहमान थे उन्होंने जब खाना खा लिया, तो थोड़े से जो चावल थे वो पोट के अंदर बचे हुए थे। तो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिएगा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ना हो या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व, मतलब आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी मुझे सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप उसके लिए भी मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। द पुलिसमैन, देखिए बहुत सारे बच्चे जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या सेंटेंस फिलर्स की बात करूं तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखिए ग्रामर अगर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर की है तो आप क्वेश्चंस के ऊपर बहुत अच्छे से वर्कआउट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस पे वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि सेंटेंस कैसे सॉल्व होते हैं। आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, सेंटेंस फिलर्स हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ और आने वाले सेशन में और भी बताऊँगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें कि कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके अलावा बात करूँ वोकैब की, तो आप वोकैब भी बहुत अच्छे से रीड करें। और अभी हमारा जो एग्ज़ाम है वो उसका भी कोई क्लियर नहीं है कि कब होगा, तो आप लोग अपना स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखें। उसको किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कि पता नहीं कब होगा एग्ज़ाम तो आप बहुत ज़्यादा ढीले हो जाएं, यानी कि स्टडी अपनी करना छोड़ दें। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा आपका, उसके अलावा जो आपकी कॉन्टिन्यूटी है वो यहाँ पर सिलेक्शन को आपको मतलब दिलाएगी, आपका सिलेक्शन दिलाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यू होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूँ, हम स्टडी कर रहे थे और हम बीच में गैप ले लें या फिर हम पढ़ना छोड़ देते हैं तो हमने जो पढ़ा था वो हमारा कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम पे। तो वर्क अपना जो है या स्टडी अपनी कंटिन्यू ज़रूर रखें। चलिए खैर, सेंटेंस पे मैं बात करूं तो यहाँ पर सेंटेंस है द पुलिसमैन कैप्चर्ड ये जो है सेंटेंस, इसके अंदर कैप्चर्ड वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, आपको इसको इम्प्रूव करना है। द फर्स्ट कार, जो पुलिसमैन थे उन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया पहली कार को। दैट अप्रोच्ड और उसके लिए अप्रोच किया, अप्रोच्ड एंड ऑर्डर्ड द ड्राइवर, और उसके अलावा जो ड्राइवर था उसको ऑर्डर किया एंड ऑर्डर्ड द ड्राइवर टू टेक द इंजर्ड
आप लेकर जाएं जो बच्चा था जो इंजर्ड हुआ था, चाइल्ड टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है हमारा, और जो इम्प्रूव करना है इस सेंटेंस के अंदर ऑप्शन पोर्शन है दैट इज कैप्चर्ड। तो यानी वर्ब का है कि इसको आपको चेंज करना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। चलिएगा ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ दैट वन इज कॉट, एंड सेकेंड ऑप्शन ध्यान रखें कमांडियर्ड, एंड तीसरा जो ऑप्शन है दैट वन इज इंटरप्ट, और चौथा ऑप्शन, जैसे कि हम बात करें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे बात कर रहे हैं, तो चौथा ऑप्शन हमेशा आपको नो इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ये चार ऑप्शन है, हो सकता है इसके अंदर नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है आपको इन तीन ऑप्शन में से किसी एक को यानी कि सब्स्टिट्यूट करना है, कैप्चर्ड की जगह पर रखना है। तो देखिए सेंटेंस वापस से, द पुलिसमैन कैप्चर्ड द फर्स्ट कार दैट अप्रोच्ड एंड ordered the driver to take the injured child to the hospital। ये हमारा सेंटेंस है, इसके अंदर कैप्चर्ड क्या वर्ड यहाँ पर यूज हो सकता है देखते हैं। पुलिसमैन ने जो है पहली कार को कैप्चर किया या फिर कॉट किया। देखिए अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट जो वर्ड है उसका मतलब होता है किसी को क्या करना, पकड़ना। अब पुलिसमैन की बात करें तो ड्राइवर को वो कह रहे हैं कि आप मतलब ड्राइवर को कह रहे हैं ये पुलिस कि आप हॉस्पिटल लेके जाएं बच्चे को, ऑर्डर भी दे रहे हैं, उसके अलावा अप्रोच भी लगा रहे हैं ड्राइवर से। तो ऑब्वियस है तो इस ड्राइवर ने तो इंजर किया नहीं होगा क्योंकि अप्रोच लगा रहे हैं। और कॉट की अगर मैं बात करूं तो इस ड्राइवर ने तो अपराध किया नहीं है जिससे पकड़ा गया हो। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये बता रहा है कि आप कॉट वर्ड यहाँ पर कैप्चर्ड की जगह नहीं लगा सकते हैं। और सेकेंड अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पर पहले से ऑर्डर दिया गया है तो कमांड वर्ड क्यों यूज़ होगा पहले। और कमांड आपको क्लियर ही है कि कमांड जो होते हैं हाई अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं, तो कमांड वर्ड भी यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता, और ऑर्डर भी दिया हुआ है ऑब्वियस है पहले से, तो इस सेकेंड ऑप्शन भी नहीं आ सकता। अब मैं सी ऑप्शन की बात करूँ तो इंटरप्ट वर्ड क्या यहाँ पर सूट हो रहा है कैप्चर्ड की जगह, इंटरप्ट नहीं कह सकते। वो तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उसको भेजने के लिए उन्होंने जो पहली कार आने वाली होगी रोड पे, अगर मान लीजिए ये छोटा बच्चा किसी स्ट्रीट में या रोड पे इंजर्ड हुआ होगा तो उन्होंने उसको जो पहली कार आई होगी उसको अप्रोच किया होगा उसके ड्राइवर को, तो यहाँ पर इंटरप्ट ऑप्शन भी नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब है कि कैप्चर्ड का मतलब जो होता है जैसे हम कैमरे में कैद करते हैं किसी को, या फिर कैप्चर का मतलब कब्जा करना भी होता है। या फिर किसी चीज़ को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया, ये मीनिंग यहाँ पर ये देना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब हमने तीन ऑप्शन कट कर दिए हैं। अब हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा नो इम्प्रूवमेंट इधर सही हो जाएगा। तो देखिए आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जब आप कर रहे हैं सेम फिल इन द ब्लैंक्स की तरह कि आपको कंडीशन देखनी है कि सेंटेंस के अंदर क्या कहा जा रहा है, किसके बेस पर आपको ऑप्शन को देखना है। और सबसे पहली बात आपको ये याद रखिएगा एग्जाम के अंदर अगर आपको कोई चीज़ क्लियर है, ग्रामर का बहुत अच्छे से पोर्शन क्लियर है और ग्रामर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप फटाफट क्या कीजिए, आप अपना आंसर लगा दीजिए। अगर आपको इस तरीके से मतलब देखना है कि मैं एक बार देख लूँ कि कहीं मेरा ग्रामर का रूल ख़राब तो नहीं हो रहा है या गलत तो नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए
ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, चाहे सिनोनिम एंटोनिम हो, चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो, कोई भी आप ग्रामर के पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एलिमिनेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि आप उसको देखें कि कैसे मैं ऑप्शंस को कट करूं, क्योंकि फाइनल जो बचेगा वो आपका एप्रोप्रिएट आंसर होता है। क्लियर है? तो मैंने 2 क्वेश्चंस अभी आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बताए, और ध्यान रखिएगा कैसे बता रही हूँ सॉल्व करना, कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं एग्जाम के अंदर। चलिए तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, देखते हैं क्या। ही वुड नॉट हियर यू। अभी तक क्लियर होगा क्या मैं कह रही हूँ सेंटेंस के अंदर? ही वुड नॉट हियर यू, वो तुम्हें सुन नहीं पाएगा। अब ब्लैंक के अंदर जो है दे रही हूँ प्रोवाइडेड। देखिए प्रोवाइडेड वर्ड से क्लियर होगा कि कंजंक्शन का यहाँ पर आपको ग्रामर का रूल फॉलो करना है, चेक करना है कि क्या आएगा प्रोवाइडेड की जगह, या हो सकता है नो इम्प्रूवमेंट हो। तो प्रोवाइडेड यू शाउट। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा अनलेस, बी जो ऑप्शन है आप इफ, सी हम ऑप्शन जो है इन केस, एंड D1 इज नो इम्प्रूवमेंट, एंड आई लिख रही हूँ शॉर्ट में नो इम्प्रूवमेंट। आपको ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट होगा इस अंडरलाइन वाले पोर्शन के लिए। तो सेंटेंस देखें वापस से, ही वुड नॉट हियर यू प्रोवाइडेड यू शाउट। वो तुम्हें सुन नहीं पाएगा यदि तुम चिल्लाते हो। तो यदि तुम चिल्लाते हो ऐसे तो नहीं हम कह सकते, मतलब आने वाले समय पे कोई ऐसा एक्शन होने वाला होगा तभी इस बात को कहा जा रहा है। तो प्रोवाइडेड जो वर्ड है वो यहाँ पर यदि का सेंस दे रहा है, लेकिन मीनिंग इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रही है। तो नो इम्प्रूवमेंट वाला जो ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात करो क्या इन 3 में से कोई हमारा ऑप्शन फिट बैठ सकता है? ओके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ही वुड नॉट हियर यू प्रोवाइडेड यू शाउट, अनलेस बैठ सकता है क्या? ही वुड नॉट हियर यू अनलेस यू शाउट। हो सकता है, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर तुम चिल्लाते रहोगे तो वो तुमको सुन कैसे पाएगा? इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं जब तक तुम चिल्लाते रहोगे तो सुन कैसे पाएगा। यहाँ पर ये ए से ऑप्शन से निकल रहा है मीनिंग, यदि तुम चिल्लाओगे तो सेम प्रोवाइडेड वाला सेंस बैठ रहा है, तो फिर बी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब मैं सी की बात करूँ, इन केस, यदि तुम, इन केस का मतलब भी यदि का ही भाव आता है, अगर चिल्लाते हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस इन केस का मतलब भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो बचेगा वो ए अनलेस। अब हिंदी में मतलब इसका क्यों हमने ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन भी रखी जा रही है, आप पहले चुप रहिए फिर आप सुन पाएंगे। जैसे क्लास में भी हम बात करें, जब तक तुम बोलते रहोगे तब तक तुम्हारा जो टीचर है वो क्या बोल रहा है तुम उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अनलेस यानी कि उस कंडीशन को भी डिनोट करा है। यहाँ पर भी ये दोनों कंडीशन को ही डिनोट करते हैं, कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं, और ये क्लॉज 2 पार्ट या 2 क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। अनलेस का भी सेम वही काम। तो यहाँ पर इस एक्शन को अगर मैं ध्यान में रखूँ कि बंद नहीं करोगे बोलना, अनलेस का मतलब नॉट वाला सेंस देता है, जब तक तुम बोलना बंद नहीं करोगे, चिल्लाना बंद नहीं करोगे, सुन नहीं पाओगे। सेंटेंस ये भाव दे रहा था, इस वजह से यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट कंजंक्शन है वो अनलेस का यहाँ पर यूज़ होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आसान है अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, उसके अलावा आप प्रैक्टिस करते हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द शिप, जो शिप है, इज एट द एंकर, आपको ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, एंड द सेलर्स, जो नाविक थे, आर नाउ एट ईज, मतलब कि अब आसानी से या आराम में है नाविक अब, जब जो शिप है वो एंकर पे है। और एंकर मैं आपको बता दूं, आपने शायद मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का ये हुक टाइप का होता है, जो किसी शिप को ऐसा कुछ होता है, आप देख लीजिएगा एक बार इसको, ये हुक टाइप का होता है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है नेवी के अंदर, उसने छोटा सा एक वीडियो डाला है, वो शिप पर गया है, बहुत ही मतलब अच्छा सीन, हमारे लिए तो वो सीन है, उनके लिए आप जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए वो किस तरीके का होगा वो वही बता सकते हैं ऑफिसर्स। लेकिन उस बच्चे ने अपना एक वीडियो शेयर किया है, शिप के अंदर था वो, थोड़ा सा वीडियो उसने सी का मतलब दिखाया हुआ है, समुद्र का ओनली। तो देखिए हुक क्या होता है, या इसे हुक भी बोलते हैं, मैंने आपको वोकैब के अंदर भी बताया था। एंकर जो होता है वो शिप को होल्ड करने के लिए होता है, जिससे कि जो विंड वगैरह हैं उस टाइम पे जो शिप है वो किसी भी तरीके से हिले नहीं, तो दोनों साइड से इसके हुक होते हैं। और इसका जो हाइट होता है उसको भी सी के लेवल के अकॉर्डिंग मतलब सरफेस पे रखने के लिए सेट किया जाता है। ये इस तरीके से कुछ होता है एंकर। चलिए खैर, द शिप इज एट द एंकर एंड द सेलर्स आर नाउ एट ईज। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका है यहाँ पर एट, बी ऑप्शन है और जो सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर आएगा ऑप्शन इस इम्प्रूवमेंट मतलब अंडरलाइन वाले पोर्शन की जगह पर। द शिप इज एट द एंकर एंड द सेलर्स आर नाउ एट ईज, मतलब जो शिप था वो होल्ड ऑन कर दिया गया था एंकर के ऊपर, और अब जो सेलर यानी कि नाविक थे वो मतलब आराम की स्थिति में थे, मतलब जैसे शिप को कहीं पर साइड में होल्ड ऑन करके रख दिया जाए, इस वजह से। तो देखें कि कौन सा ऑप्शन बैठ सकता है। ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो द शिप इज एट एंकर, मतलब एंकर पर है, ऐसा मीनिंग। लेकिन बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो जो शिप है वो अपने एंकर पे है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और उसके अलावा यहाँ पर ये एम्फेसाइज भी कर रहा है कि किसके ऊपर है, शिप का एंकर होता है उसके खुद के एंकर पे वो होल्ड ऑन कर दिया गया है, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पर, इनका प्रयोग तो नहीं हो सकता है, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, एट की जगह पर इनका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरीके से होल्ड ऑन किया जाता है। तो ऑन सरफेस की बात करें तो यहाँ पर इनका यूज़ नहीं होकर किसका यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि एट द एंकर मतलब शिप जो है एंकर पर है। या मैं बी ऑप्शन की बात करूं इन दोनों में, तो ये एम्फेसाइज कर रहा है कि किस पर है, अपने हुक पर है, उसका जो हुक है वो खुद के उसी के ऊपर है, वो किसी और चीज़ के ऊपर नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है वो इस
सेंटेंस के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे ऑब्जेक्टेड और इसी को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसी को आपको क्या करना है, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, इस पोर्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, या हो सकता है नहीं भी करना हो। they objected to the plan उन्होंने जो प्लान था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया ऑन द ग्राउंड्स दैट इट, मतलब यहाँ पर सेंटेंस कहा जा रहा है दे ऑब्जेक्टेड टू द प्लान, मतलब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया प्लान का ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वॉज टू एक्सपेंसिव, किस वजह से किया वो भी रीज़न यहाँ पर बेस क्या था। ग्राउंड्स का मतलब किसी भी रीज़न को हम डिनोट कर सकते हैं, आधार क्या था किसी काम को ना करने का। चलिए खैर ये सेंटेंस है हमारा और इसको ऑब्जेक्टेड को आपको रिप्लेस करना है, हो सकता है नहीं भी करना हो, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, रिफ्यूज्ड, और हमारा जो बी ऑप्शन है वो है डिक्लाइंड। अब काफ़ी सारे बच्चे कह रहे होंगे कि मैम ये तो सेम ही हैं ऑप्शंस। यस, ये सारे वर्ड अपने आप में सिनोनिम्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस यूज़ होते हैं। और तीसरा ऑप्शन मैं दे रही हूँ डिसअग्रीड, और डी ऑप्शन अपना सेम वही, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए देखते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि तीनों आप ये चारों के चारों अपने आप में सिनोनिम हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनका यूज़ होता है। देखिए सेंटेंस के अंदर बात करें, दे ऑब्जेक्टेड टू द प्लान ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वॉज टू एक्सपेंसिव, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस को अगर हम समझें तो ये बहुत मतलब आम जिंदगी में ऐसा होता है। जैसे कि मैं एक वेजिटेबल की शॉप पे गई और वहाँ पे वो जो वेंडर है वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहा है, तो हम इंडियंस कि क्या एक क्वालिटी होती है, हम क्या कोशिश करते हैं कि एक बार हम पूछते ज़रूर हैं कि कितने रुपए किलो है ना, और एक बार हम उससे क्या करते हैं, मोल भाव ज़रूर करते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर वही स्टोरी फिट हो रही है कि अगर हमको कोई सब्जी वाला सब्जी हम एक बार बोलेंगे कि नहीं ऐसे है, मोल भाव जैसे कि हम कहते हैं वो हम ज़रूर करेंगे, और उसके बाद हम उस चीज़ के मतलब उस दुकान से चले जाते हैं। अगर वो हमारे अकॉर्डिंग सूट हो रहा है तो वो हमारी डील हो जाती है, या फिर हम वहाँ से सब्जी खरीद लेते हैं। सेम यहाँ पर भी यही चीज़ है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो आपत्ति व्यक्त करना है। सेम वही चीज़ कि मैं सब्जी लेने गई और मुझे जो है सब्जी उससे पूछा तो उसने कॉस्टली दी, तो मैं उसको एक बार अपना प्लान ज़रूर बताऊंगी, नहीं भाई इतने में देनी हो तो बताओ, नहीं देनी हो तो फिर हम मूव ऑन करते हैं। सेम वही केस यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब आपत्ति दर्ज करना होता है। डेफिनेट है इस वर्ड में एक होल्ड ऑन की सिचुएशन होती है कि हाँ हो सकता है अगला बंदा जो है चीज़ों को मतलब सही कर सकता हो। अब मैं रिफ्यूज की बात करूं तो रिफ्यूज तो एक फ्रिक्वेंट वे में किसी चीज़ के लिए मना कर देना होता है कि नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता, तो रिफ्यूज़ कर दिया गया। और डिक्लाइन का मतलब भी मना करना होता है, लेकिन डिक्लाइन के और भी सेंस निकलते हैं जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में एक भारी गिरावट का आना, तो ऐसा सेंस यहाँ पर इससे नहीं आ रहा। और डिसअग्री की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपका जो प्लान है और मैं मतलब आपके
किसी पिकनिक का आपने प्लान बनाया और मुझे वो प्लान नहीं सही बैठ रहा है, मेरी फैमिली नहीं भेज रही है, तो मैं उस प्लान से डायरेक्टली क्या कर दूंगा, डिसअग्री कर दूंगा। मतलब आप बिल्कुल गलत हो, आपका प्लान बिल्कुल सही नहीं है, मैं इस तरीके से उसको अवॉइड कर दूंगी। तो ये डिसअग्री की सिचुएशन है। तो यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन है वो भी नहीं बैठ रहा, बी नहीं बैठ रहा, सी नहीं बैठ रहा। तो ऑप्शन जो नो इम्प्रूवमेंट है वो आ सकता है। उसका रीज़न क्या है, जैसे कि आपने कोर्ट वगैरह में भी सुनते हो, जब दो वकील आपस में बहस कर रहे होते हैं तो दूसरा जो है वकील अगर अपने अपोजिट वकील को कुछ कहना चाहता है या उसको बोलना चाहता है कि भाई आपका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल नहीं है सही, आधार नहीं है कुछ इसमें, तो क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट, मुझे मतलब उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है। पर ये नहीं कहता कि आप जो बिल्कुल, फिर उस पर बहस होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर कि जो है ये स्टेटमेंट आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि जो प्लान था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इस वजह से जो है प्लान के ऊपर आपत्ति दर्ज की गई। आधारी रूप से या बेसिक रूप से क्या था, द ग्राउंड्स का मतलब बेसिक रूप से क्या था कि प्लान जो था वो बहुत ज़्यादा महंगा था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या जताई, आपत्ति जताई। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर फिट बैठेगा दैट इज़ नो इम्प्रूवमेंट। मैंने जैसे कि आपको स्टोरी बताई और आप ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें जिससे मुझे क्लियर हो कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा अभी तक मैंने जो आपको बताया है क्या वो अच्छे से क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।